हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैकअप। और यहाँ पे आप न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 2 आज देखेंगे जो हमारा सीरीज़ है। और मेरा नाम है आकाश और यहाँ पे मिशन क्लास 12। आज नया टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, पहला लेक्चर आप देखिए जाके, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पे जो मैंने मिशन क्लास 10 लिख के रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का यहाँ पे मतलब था, एक हमारी अनाउंसमेंट है। यहाँ पे ऐसा भी सोचा जा रहा है और अप्रूव करने का भी सोचा जा रहा है कि यहाँ पे हम क्लास 10th के लिए भी सीरीज़ लेके आए, उनके लिए भी लेके आए, उनको भी मदद मिले। और सोचा जा रहा है पहले मैथ्स की जो इन वन शॉट वीडियो बनेंगे। इन वन शॉट मतलब आपका जो चैप्टर रहेगा एक ही बार में एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि आपको चीज़ों को समझ में आए। उसमें क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, हम भी मदद करेंगे आपकी कुछ क्वेश्चंस को लगाने में, लेकिन वन शॉट वीडियो बनेगा मैथ का अगर बनना होगा। फिलहाल इस पर भी सोच चल रहा है, जल्दी 3-4 दिन में आपको मैं बता दूंगा कि इस पर क्या काम चलेगा, आगे किस तरीके से वीडियोस आएंगे, कब आएंगे। फिलहाल अभी सोचा जा रहा है कि एक वीक में एक दिन संडे को शायद मैथ्स की पहले चैप्टर में, पहला या दूसरा चैप्टर मैथ्स का, वहाँ पे बोर्ड के लिए आपकी तैयारी हो। फिलहाल क्लास तो इसीलिए आपको जो भी आपको पता हो, जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको आप बताइए कि यहाँ पे मैथ्स की सीरीज शुरू होने वाली। साइंस के लिए भी सोचा जाएगा और फिलहाल अभी मैथ के लिए सोचा जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी शुरू करते हैं अपना लेक्चर, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर रेडियो एक्टिविटी करी क्यों जाती है और कौन करता है रेडियो एक्टिविटी। सो उससे पहले मैं आपको डाटा बता दूं। हमें ये पता चला कि शायद कुछ समय पहले जब स्टडीज़ हुई यहाँ पे, तो हमें ये कुछ चीज़ें पता चली कि हमारे पास अगर 1500 अननोन जो नोन हमारे न्यूक्लियस मिले, न्यूक्लियाई मिले कई सारे, उसमें से क्या पता चला कि जो हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई थे वो सिर्फ और सिर्फ 260 से कम थे, यानी लेस देन 260 न्यूक्लियाई आप कह सकते हैं, न्यूक्लियाई स्टेबल। यानी स्टेबिलिटी का जो रेशियो था बहुत कम था। 1500 में 260 ही थे, उनसे कम ही थे। मतलब 260 से आप कम ही मान सकते हैं न्यूक्लियाई जो स्टेबल थे। इस वजह से जो बचे हुए हमारे जितने भी न्यूक्लियाई थे वो अनस्टेबल हो गए थे। यानी जो बचे हुए रिमेनिंग अदर्स आर अनस्टेबल। इससे तो यही पता चलेगा ना कि और सारे जो हमारे रेडियो जो एलिमेंट्स थे, जो न्यूक्लियाई थे उनके, वो सभी अनस्टेबल हो गए। अच्छा, अनस्टेबल हो गए तो उनको चाहिए क्या? अब उनको चाहिए स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मिलती कैसे है? They gain stability by the ejection of alpha particle और बीटा पार्टिकल और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में और स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप इतनी चीज़ें जानें कि आखिर हमारा रेडियो एक्टिविटी कैरी क्यों हो जाती है। फिलहाल अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि 1500 में सिर्फ 260 न्यूक्लियाई हमारे स्टेबल होते हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। इस वजह से वो क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये इन तीनों में से सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक ही पार्टिकल, या तो अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं, या तो बीटा पार्टिकल निकाल सकते हैं, या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल सकते हैं। तीनों एक साथ नहीं निकलने वाले, वंस एट ए टाइम। ठीक है, वंस एट ए टाइम। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उन्हें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अंदर से निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी उनके पास होती है। हम जानते हैं कि जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे न्यूक्लियस के पास, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना जो इजेक्शन का फिनोमिनन है, आर नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, रेडियो एक्टिविटी। चीज़ें आपको समझ में आई कि मतलब क्या रेडियो एक्टिविटी का? दरअसल बात ये हुई कि हमारे पास जो 1500 नॉन न्यूक्लियाई थे, या फिर जितने भी न्यूक्लियाई थे, उनमें से बहुत कम ही न्यूक्लियाई जो हमारे स्टेबल थे, और जो अनस्टेबल थे उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी हमारी इजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल है गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इजेक्शन होती है उन्हीं, और उसी फिनोमिना को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हमारा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है,
अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल कंडीशन, ठीक है। किसी फिजिकल कंडीशन में, जैसे आप मान सकते हैं प्रेशर हुआ हो, ये प्रेशर से कोई इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में कितने हमारे प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है, इस सारे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारी डिपेंडेंसी की बात होगी। रेडियो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर फॉर्मूला फिनोमिना है हमारा। अब चलते हैं कि कैसे हमें पता चला कि भैया कौन सा पार्टिकल हमारा स्टेबल है, कौन सा नहीं। आखिर ये पता कैसे चला हमें? अभी तो हम सिर्फ इतना जाने ना कि स्टेबल है, उनको चाहिए स्टेबिलिटी, उन्हें करना होगा रेडियो एक्टिविटी। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा कैसे हमारे पता चला कि वो जो न्यूक्लियाई थे वो स्टेबल थे या अनस्टेबल थे, ठीक। आगे चलते हैं अपने लेक्चर, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। कौन से हमारे कंडीशन होगी, कौन से हमारे एलिमेंट जो स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, इसका पता कैसे चलता है? न्यूक्लियाई कहीं चाहे एलिमेंट कहीं, क्योंकि एलिमेंट में ही न्यूक्लियाई होता है, हमारे एटम होते हैं उसमें न्यूक्लियाई होते हैं। सो यहाँ पे हम पता करेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे हमें पता चलती है। सो हम पहला केस अपना मानते हैं स्टेबिलिटी किसको पता करने के लिए। फर्स्ट केस जो हमारा है, एलिमेंट हैविंग Z लेस देन 20 लेस देन और इक्वल, आप जो भी मान लीजिए, इक्वल मतलब 20 तक या उससे कम एटॉमिक नंबर के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, उन पे क्या कंडीशन की स्टेबिलिटी कंडीशन लगती है? सिर्फ इतना लगता है कि जो n रेशियो p जो होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन हुई? इस कंडीशन को आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमें अगर स्टेबिलिटी पता करनी हो किसी एलिमेंट की जो 20 लेस देन 20 या 20 से 20 ही हो उनका एटॉमिक नंबर, उससे कम हो, ऐसे एलिमेंट्स का हमें स्टेबिलिटी अगर पता करना हो तो हम उनका n और p का रेशियो, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो निकाल लेंगे। अगर वो रेशियो 1 के इक्वल आ रहा है या फिर नियरली 1, बिल्कुल 1 पे ही आए आप समझिए, तो ऐसे जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एलिमेंट आर स्टेबल। अच्छा, एलिमेंट स्टेबल है तो वो रेडियो एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, कह सकते हैं ना, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिविटी क्यों करेंगे? तो स्टेबल है ना। अब जो स्टेबल है वो क्यों चाहेगा रेडियो एक्टिविटी करना? वो कैसा? वो तो पहले से ही स्टेबल है, वो तो अनस्टेबल की ख्वाहिश है ना कि वो पूरा करे अपनी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट n रेशियो p का जो रेशियो 1 आए, ऐसे ही एलिमेंट हमारे स्टेबल होते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 2 होता है, और मास नंबर क्या होता है? 4 होता है। मैंने आपको बताया था इसका न्यूट्रॉन पता करना हो तो हम क्या कर लेंगे? a माइनस जेड कर लेंगे। प्रोटॉन तो हमें पता है कि 2 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन हमें पता करना है इसका, तो क्या होगा? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें पता है, p क्या है? 2 प्रोटॉन, यानी अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, n रेशियो p क्या आया? 1 आया ना, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अच्छा, इसको समझते हैं आराम से, कैसा हुआ क्यों, कैसे हमें पता चला कि चलिए ऐसे जो इनमें अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसे अनस्टेबल हो गए। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यही तो हमारा न्यूक्लियस है। हम इस तरह का रेशियो बना रहे हैं, ऐसे जो लेस देन 20 या फिर 20 जिनका एटॉमिक नंबर हो, हम ऐसा रेशियो उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बनाते हैं जो इक्वल हो। अगर हमारे पास 3 प्रोटॉन है तो 3 ही न्यूट्रॉन होने चाहिए, 4 प्रोटॉन है तो 4 ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। ऐसा रेशियो जो 1 का रेशियो मिले, बिल्कुल इक्वल रेशियो बने, वैसे ही एलिमेंट हमारे स्टेबल होते। क्यों होते हैं? मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब समझते हैं बात को। हमें पता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, कोलम्बियन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ना। ऐसे ही इस न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन में भी लगेगा, इस न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ना। इसमें कोई क्लियरिटी, इसमें कोई शक तो है नहीं कि लगेगा नहीं।
तो इस तरीके से हम रेशियो बैठाते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो लग नहीं सकता, वो तो चार्जलेस है न्यूट्रॉन हमारा। तो इसी वजह से, क्योंकि देखिए जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं कि ये सभी फोर्स आपस में कट आउट हो जाते हैं। इस न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा ना, इस न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, सबके बीच में लगेगा, इनके 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 और इनके इनके लगेगा ना, साफ है। तो इसी वजह से हम ऐसा रेशियो बनाते हैं कि दे कट आउट देयर नेट फोर्स। नेट फोर्स कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, जितने न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो क्या होता है कि हम जीरो नेट वैल्यू पा जाते हैं। नेट वैल्यू, कोई फोर्स हमारा एक्स्ट्रा बनता ही नहीं है, और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं तो वो एलिमेंट स्टेबल। अब मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन कि यहाँ पे एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हमारे पास हो जा रहा है, ज़्यादा ही होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं, मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये सब फोर्स जब कट आउट कर लेंगे तो एक न्यूट्रॉन का जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। जब 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। तो ऐसी कंडीशन आप याद रखिए कि स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लेस देन 20 या फिर 20 जिनका एटॉमिक नंबर होता है, उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उनकी जो रेशियो होता है वो 1 होता है। एक एग्जांपल और ले लें, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन। जो ये कार्बन भी देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये भी हमारे स्टेबल हैं, ये भी रेडियोएक्टिविटी नहीं शो करेंगे। तो रेडियोएक्टिविटी शो कौन से करेंगे, रेडियोएक्टिविटी जो शो करेंगे उनका भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो मान लें 23 Na, उसका मास नंबर आप बताइए, अरे सॉरी एटॉमिक नंबर आप बताइए, तो क्या होगा, 11 होगा ना। आप माइनस कर लीजिए, आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो हमें पता है कि 11 प्रोटॉन है, और जो हमारे न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, यहाँ 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ज़्यादा रेशियो हो जाएगा ना, आपको पता ही चल रहा है कि 1 से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी 23 Na सोडियम का जो हमारा ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, ये रेडियो एक्टिव है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स जिनका N/P रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1 है, तो वो स्टेबल है, जिनका ज़्यादा है वो अनस्टेबल है, और वही रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलें अपने टॉपिक पे। तो उससे पहले जो केस फर्स्ट में हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो बना है, उस पर जो हमारा ग्राफ बनेगा, मान लेते हैं 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल एटॉमिक नंबर हमारे होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 20 तक जो हमारा ये जो 20 यहाँ से इस 20 का रेशियो अगर हम मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये मेरा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों, क्योंकि 20-20 का रेशियो 1 10 पे जाएगा, मतलब रेशियो जो हमारा स्ट्रेट लाइन एकदम बनेगी, सिंपल कर्व, क्योंकि उनका रेशियो 1 ही आने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है z जब n इज इक्वल टू z होता है, यानी n इज इक्वल टू z मतलब आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप एटॉमिक नंबर आप जो भी लिख लीजिए, आप एटॉमिक नंबर भी आप बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहली कंडीशन, जब हमारा एटॉमिक नंबर कब 20 से कम होता है या फिर 20 होता है, तो उनका n रेशियो p का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, इसलिए वहाँ पे जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। आगे अपना केस सेकंड चलते हैं। केस सेकंड क्या है कि अब उससे ऊपर की जितने हमारे एटॉमिक नंबर हैं, यानी z मोर देन, आप कह सकते हैं z नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, एलिमेंट्स मोर देन 20 एटॉमिक नंबर यानी 20 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हो, उनके लिए स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन है, उनके लिए जो स्टेबिलिटी की कंडीशन बनती है वो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उनका रेशियो n रेशियो p भी हो सकता है, ठीक है, इसके भी इक्वल हो सकती है, लेकिन इनको थोड़ी और छूट दी जाती है, कहा जाता है कि 1.6 तक भी आप जा सकते हैं, मतलब इनका जो रेशियो n रेशियो p का हो वो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी
आपके प्रोटॉन ज़्यादा नहीं होंगे न्यूट्रॉन से, हाँ बराबर होंगे। अगर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है 1.6 से 1 से कम, अगर 1 से कम हो जाएगा तो पक्का है कि हमारा न्यूट्रॉन तो कम ही होने लगेगा, प्रोटॉन ज़्यादा होने लगेगा, तभी 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा समथिंग, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये जानिए कि हमेशा न्यूट्रॉन ही बढ़ेगा, न्यूट्रॉन ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो स्टेबल या अनस्टेबल इनकी जो क्राइटेरिया बनती है हमेशा न्यूक्लियस ही बढ़ता है, न्यूक्लियस ही ज़्यादा होता है। आपको ये कंडीशन यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं हमारा कैसे एलिमेंट्स होंगे। इस एलिमेंट्स को आप बोल सकते हैं 5126। इसका जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 26 प्रोटॉन है और बचे हुए 30 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, आप रेशियो निकालेंगे इसका n/p, तो लगभग आएगा 1.15, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जो हमारा लग रहा है ना स्टेबल है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 26 है, यानी मोर देन 20 भी है। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका n/p जो होता है 1 से लेके 1.6 के बीच में आता है वो स्टेबल होते हैं, और जिनका नहीं आता है वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा ग्राफ बनता है थोड़ा कर्व बनता है, आपको बताऊं अगर तो यहाँ पे लगभग ग्राफ अगर थोड़ा आगे जाता तो ये चीज़ें और क्लियर थी। यहाँ से एक ग्राफ जब 20 से ऊपर जाता है तो ये ऐसे ऑलमोस्ट कर्व की तरह से जाता है, आगे कर्व शेप में जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि किसी का 1 होता है, किसी का कम होता है, किसी का अप होता है, किसी का डाउन होता है, इस तरीके से स्टेबिलिटी बनती है। और फिर जो इन कर्व के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं। 20 तक आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन इसके बाद ये चेंज हो जाती है, कर्व में बदल जाती है। इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हमारा जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो आप समझ गए होंगे दोनों ही कंडीशन मेरी। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि न्यूट्रॉन क्यों ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात इस वजह से क्योंकि प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और न्यूट्रॉन आप जाने न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 इनके बीच में जो लगते हैं हमारे न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। आप जानते ही हैं न्यूक्लियर प्रोटॉन 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 या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में कभी भी ऐसा हो जाए कि हमारे न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो दरअसल बातें क्या हो जाती हैं। जब मान लेते हैं हमारे पास एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों न्यूक्लियर फोर्स, और फिर एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो क्या होता है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फोर्स इस पर हावी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स, इसका न्यूक्लियर फोर्स, इसका न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, बिल्कुल अनस्टेबल, यहाँ पे न्यूक्लियस ही हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा, तो कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आने वाली, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है वो है अल्फा डीके, बीटा डीके एंड और गामा डीके। तो ऐसे डीकेज में क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं, कैसे उनका इमिशन होता है, इजेक्शन होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। और पहले समझते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है। दरअसल अल्फा डीके में ये होता है कि हमारा पार्टिकल निकलता है, पार्टिकल इज एजेक्टेड। और वो पार्टिकल क्या होता है, वो पार्टिकल और कुछ नहीं, उस पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब आपको सिंपली ये समझना, अल्फा डीके में अगर एक अल्फा पार्टिकल है मतलब 1 अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल अगर किसी एलिमेंट से निकल रहा है, इजेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल के अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो एक हीलियम निकालना, मतलब एक हीलियम अपने अंदर से एक हीलियम एलिमेंट निकाला, क्योंकि हमको पता है उसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं और मास नंबर 4 होता है। अगर इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगे तो हम ये बता सकते हैं कि जो एक अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो तकरीबन क्या हो सकता है, 4 mu क्या हो सकता है ना, क्योंकि जो हमारा मास नंबर होता है उससे अगर mu से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मास निकल आता है। इसका मतलब मास में पता चल गया अल्फा पार्टिकल का क्या है, 4 mu। और चार्ज क्या होगा अल्फा पार्टिकल का, उस चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होगा, +E होगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। सो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इस वजह से इस अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज जो हमारी इजेक्शन होगी वही पॉजिटिव होगी। अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे आखिर रिएक्शन होती है इसको भी जानना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं और इस तरीके से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट X है, ठीक है।
उसका एटॉमिक नंबर Z होता है, हम जानते हैं, और उसका मास नंबर A होता है। इससे क्या होता है, हमारी इजेक्शन होती है, मतलब इसी एलिमेंट से हमारे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, आगे निकलेंगे। तो जिससे निकलते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, पेरेंट न्यूक्लियाई है। और फिर होता क्या है कि इसके हमें पता है कि हीलियम निकलता है। हीलियम, उसका जो मास होता, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है और 2 होता है, और मास नंबर 4 होता है। पता है ना, पहला रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, निकलता क्या है। अब बचेगा क्या, बचना क्या, हमें रिएक्शन को अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें बैलेंस करना ना, जो चीज़ हमें मिलती है, मान लेते हैं कि वो वाई मिलती है। ठीक है, गामा नहीं है, ये वाई है, ये वाई मिलती है। अब जो वाई मिलता है, क्योंकि ये तो निकल रहा है ना, हीलियम तो हमारा इजेक्ट हो रहा है, लेकिन जो बचता है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। तो कुछ इस तरह होगा कि ये इन दोनों का एटॉमिक नंबर अगर ऐड कर दें तो जेड आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जेड कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे Z-2 कर देंगे। देखिए बैलेंस हो रही ना इक्वेशन, जेड है, हमें इधर इन दोनों का सम इस तरह करना है कि यहाँ जेड आए। अब यहाँ पे Z-2 कर देंगे तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा, जेड आ गया। ठीक, अब ऊपर क्या है, यहाँ पे A है और यहाँ पे 4 है। अब हमें बैलेंस करना है ऊपर कि यहाँ पे A आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम A-4 कर दें तो हमें दिख क्या रहा है कि ये -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा A बच जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस आता है उसके बाद जो बचता है, मतलब जो इजेक्शन के बाद जो एलिमेंट हमारे निकल के आते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी Z होता है, वो डिक्रीज कर जाता है बाई 2। जेड होता है वो 2 डिक्रीज कर जा रहा है, Z-2 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 डिक्रीज हो जा रहा है। और जो हमारा एटॉमिक और उसके बाद जो हमारा मास नंबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो कितने से हो रहा है, बाई 4 से। इसी को एक रूल से हम बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फजान डिस्प्लेसमेंट रूल भी है, इसको आप इसी में समझ लेंगे तो आसानी होगी। बस इसी रूल को उन्होंने बताया कि जो जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से डिक्रीज करता है, और एटॉमिक जो मास नंबर है वो हमारा 4 से डिक्रीज करता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्फा डीके का, अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, हम यूरेनियम का कराते हैं। मान लेते हैं ये हमारा यूरेनियम है, इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है 92 होता है, और जो उसका मास नंबर होता है वो 238 होता है। ठीक, इसका जो हम अगर इसका हमने आगे अल्फा डिके हुआ इसका, तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि 4,2He, यानी हीलियम तो निकलेगा ही, अल्फा पार्टिकल यही है। तो और जो बचेगा क्या, हमें बैलेंस करनी है ना चीज़ों को, जो मिलता है उसको हम थोरियम कहते हैं। ठीक है, थोरियम कहते हैं इसको। अब इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, यहाँ पे 92 है, अब 92 है और यहाँ 2 है। अगर हमें बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 90 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 90 + 2 92 होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ बैलेंस करना है, इसके इक्वल आना चाहिए। 2 तो यहाँ गया, बचा क्या, 90 तो बचा। अब यहाँ हमारे पास 238 4 है, तो हम इसमें अगर हमें बैलेंस करना है तो इसमें हमें 234 अगर प्लस कर दें तो हमारा 238 आ जाएगा, यानी इसका मास नंबर 234 हो जाएगा। प्लस उसके साथ साथ कई एनर्जीज हमारी निकलती है, इसको हम कहते हैं +Q। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो एनर्जी क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अल्फा बीटा और गामा की बात हो रही है यहाँ पे सिंपली। अच्छा, हमें पता लगता, अब इसका अगर रेशियो निकालें दोनों तरफ से, इसका भी रेशियो निकालते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, इसका भी निकालते हैं। देखें चेंजिंग क्या आती है। चेंजिंग हमें ये मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ पता चल रहा है 146 जो हमारे प्रोटॉन की नंबर है, अगर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और 92 हमें प्रोटॉन का जो रेशियो नंबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1.58 आता है। और फिर जब इनको हम करते हैं 230, इसका जब हम प्रोटॉन निकालते हैं नंबर ऑफ, तो 144 आता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है, यानी प्रोटॉन 90 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1.6 आता है। इसका मतलब कि जब हम अल्फा डीके करते हैं तो अल्फा डीके में क्या होता है, N/P जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है। ये चीज़ आपको समझना होगा, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो होता है वो इंक्रीज करता है। अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका रेडियो एक्टिव, जो हमारा रेशियो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कम है, वो चाहता है कि थोड़ी और एनर्जी हम जो कर्व होता है उसके पास आ जाए, थोड़ा कर्व नीचे, मान लेते हैं हमारा कर्व है, यही तो कर्व होता है ना, ये जो ऐसे आगे जाके मुड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं आगे, इस कर्व को देखते हैं। तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स तो इधर रह जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स इधर रह जाते हैं, तो ये आना चाहते हैं ना पास पास, तो इसीलिए जब इस कर्व पे नहीं आ पाते, इसको चाहिए कि इंक्रीजिंग हो ना, इस पे आ जाए, तो इस पे तभी आ पाएगा, क्योंकि जब इसका क्या होगा, जब इसका थोड़ा जो रेट है, जो इसका रेशियो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, थोड़ा बढ़ जाए उससे। तो यहाँ पे क्या होता है 1.58 से 1.6 की तरफ बढ़ा ना, तो इसमें ये होता है जब अल्फा डीके होता है हमारा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बढ़ जाता है।
आगे चलें और बीटा डीके के बारे में पढ़ते हैं। बीटा डीके क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दरअसल दो तरह की इजेक्शन होती है। एक होती है बीटा माइनस डीके और एक होती है हमारी बीटा प्लस डीके। ठीक है, दो तरीके की डीके होती है। जो हमारी बीटा माइनस डीके होता है उसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो बीटा माइनस डीके हमारा होता है, ये देखिए बीटा माइनस डीके, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1 होता है और जो उसका मास होता है वो निग्लेजिबल होता है, कि बहुत कम होता है, इसलिए हम 0 मानते हैं, 0 mu मास का मानते हैं। ठीक है, इससे आपको दो चीज़ें तो पता ही चल गई हमारी। और इसके साथ एक और चीज़ निकलती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जो बीटा पॉजिटिव डीके हमारा होता है उसमें क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है। और उस पॉजिट्रॉन का क्या होता है साइन, ये +1 का चार्ज लगता है, मास 0, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी आप देखिए, अभी हम यहाँ जो पढ़ेंगे बीटा माइनस डीके पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में बीटा प्लस डीके की तरफ चलेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी हम पहले बीटा माइनस डीके के बारे में पढ़ते हैं। बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है। पहले इसका रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। इसने किया इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लिख लें E, और यहाँ -1 का चार्ज, यहाँ 0 का चार्ज। अब हमें पता करना हो कि डॉटर न्यूक्लियस क्या निकलने वाली है, वो क्या निकलेगी, Y मान लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हमको पता, अब यहाँ बैलेंस करना है, Z -1 है, यहाँ -1 है और Z हमें लाना है। तो यहाँ पे अगर हम Z +1 कर दें अगर, तो +1 -1 का कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर तो 0 ही है, तो 0 ऊपर हम A ही ले आए, अगर सिर्फ A ही चाहिए ना, क्योंकि A + 0 तो 0 ही हो जाए, A हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ऐसे डीके में जब हमारे बीटा माइनस डीके होती है, इसमें जो हमारा Z होता है वो इंक्रीज करता है बाई 1, और एटॉमिक मास नंबर जो हमारा होता है वो रिमेन्स सेम, वो नहीं बदलता। ठीक, अब आपके पास एक सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फार्मूला न्यूक्लियर फिनोमिना है, हमारा जो डिके होता है, जो भी इमिशन होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, वहाँ पे हमारे या तो प्रोटॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में हमारे आते नहीं। सो दरअसल होता क्या है कि जो बीटा माइनस डिके होता है, ठीक है, इसमें जो चीज़ें होती हैं, दरअसल होता सिंपल सा है कि एक न्यूट्रॉन हमारा होता है, वो न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में। अब इसको समझते हैं कैसे बदल जाता है, इसका भी एग्जांपल पहले सही से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका कोई चार्ज तो होता नहीं, एटॉमिक नंबर कोई प्रोटॉन तो होता ही नहीं, और मास इसका 1 mu के बराबर होता है। इसको मैंने प्रोटॉन में बदला, प्रोटॉन ये होता है, इसका हमें पता है कि जो मास नंबर होता है 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही है, ठीक है, एक प्रोटॉन निकला है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कुछ हम अब जब एनर्जी रिलीज यहाँ पे हमारा, अब हमें बैलेंसिंग चाहिए ना, अब ये इलेक्ट्रॉन को आप भूल जाइए अभी कहाँ से आया, ये आप समझिए कि जब इसने एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास प्लस चार्ज आ गया। अब इसको बैलेंस करना है इस चार्ज को, इसी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज आता ताकि इसको बैलेंस करके 0 ले आए, और इसके पास कोई मास चाहिए नहीं, मास 0। सो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है ताकि ये चीज़ों को बैलेंस कर पाए, ठीक है। होता दरअसल सिर्फ इतना है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, इलेक्ट्रॉन का कहीं इसमें नाम नहीं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चार्ज उसको बैलेंस करना पड़ता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ बात होती है। चेंज क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन एक बढ़ता है, इसी वजह से हमारा जो जेड होता है वो भी इंक्रीज करता है, कितने से, 1 से। दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे लेते हैं, हमारे पास 14C6 ये हमारे पास कार्बन है, और इसने एक यह रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो सेम नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा, 1 से तो ज़्यादा ही दिख रहा होगा। सो यहाँ पे इसने किया बीटा डीके, यहाँ पे -1 0, यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 6, क्योंकि यहाँ -1 है, हमें 6 लाना है, यानी नीचे जो हमारा डॉटर बनेगा, डॉटर एलिमेंट जो बनेगा वो 7 होगा, 7 - 1 6, और ऊपर उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 14 होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसका मास नंबर 14 और
हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन निकलता है। और नाइट्रोजन के साथ एक और एलिमेंट निकलता है, एक और चीज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये कौन सी बला है, इसके बारे में क्या पढ़ना है अभी आप उसको भूलिए, अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेलिंग डिस्कस होगी। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इतना समझना है कि बीटा डीके में होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा एजेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एलिमेंट बनता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे पता चला ना, इंक्रीजमेंट होती है क्योंकि प्रोटॉन हमारा बढ़ जाता है, इसीलिए जेड इंक्रीज होता है बाई 1, और इसी वजह से प्रोटॉन भी हमारा एक इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है 6 से 7 हो जाता है। मास नंबर सेम है 14, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकलता होता क्या है कि हमारा न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में बदलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब आगे जब बीटा प्लस डी के पढ़ेंगे उससे पॉजिट्रॉन निकलेगा और फिर एंटी न्यूट्रिनो के बारे में भी डिस्कस करना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट था आज इसी पे ख़त्म करते हैं। आगे गामा डी के भी है, उसका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी खत्म करेंगे उसमें। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए, अल्फा प्लस डी के आपके लिए आगे मिलेगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जहाँ तक आपको पसंद आए देखते रहिए इस वीडियो को। अगले लेक्चर में मिलते हैं।